स्वागत है। आज हम लेखांकन की भावना में आगे के विषयों पर चर्चा करेंगे। तो लेखांकन की प्रस्तावना में हमने कल लेखांकन चक्र के बारे में पढ़ा है। ये मेरे पिछले वीडियो में है, आप अगर नहीं देख पाए हैं तो उस पुराने वीडियो को देख सकते हैं। लेखांकन की प्रस्तावना पार्ट 2 में है। तो लेखांकन चक्र, इसमें मैं आपको फिर से रिवीजन करना चाहता हूं, एक बार आप देख लीजिए। लेन देन मतलब व्यापारिक सौदे, जो भी व्यापारिक सौदे होते हैं, व्यवसाय में लेन देन होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, रोजनामचा या पंजी या सहायक बही में लिखने का काम करते हैं। इन लेन देनों को रोजनामचा, पंजी या सहायक बहियों में लिखने के पश्चात हम उनसे खाता बही बनाते हैं। खाता बही में हमको जो भी लेन देन है उससे संबंधित खातों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे क्रय से संबंधित के लिए क्रय खाता, विक्रय खाता, रोकड़ खाता, पूंजी खाता, मजदूरी खाता, वेतन खाता, ये सारे खातों का अलग अलग प्रकार से हम खाता बही में खाता खोलते हैं। और उन खातों के शेषों के आधार पर, खातों के शेष जो आते हैं उनके आधार पर हम क्या बनाते हैं, तलपट बनाते हैं। तलपट से हम क्या करते हैं, खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच होती है। और तलपट के आधार पर हम क्या करते हैं, व्यापार खाता एवं चिट्ठा, ये 3 चीजें बनाते हैं तलपट की मदद से। तो व्यापार खाता क्या होता है, तो व्यापार खाता व्यापार के सकल लाभ या सकल हानि को प्रदर्शित करता है। लाभ हानि खाता व्यापार में शुद्ध लाभ कितना हुआ, शुद्ध लाभ हानि कितनी हुई है, शुद्ध हानि उसको बताता है। और चिट्ठा से हमको जानकारी मिलती है कि व्यापार में दायित्व कितना है और संपत्ति कितना है। आपको बस इतने चीजों को ध्यान में रखना है। आगे हम चलते हैं। तो बही खाता और लेखांकन में संबंध, इसके बारे में चर्चा किए तो हमने पढ़ा था कि बही खाता और लेखांकन क्या है। बही खाता का मतलब आप समझते हैं कि बही खाता मतलब बुक कीपिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी लेन देन होते हैं उनको हम, जो भी लेन देन की पुस्तक है, जैसे रोजनामचा है, सहायक बही है, इनमें लिखने का जो काम होता है उसे हम बही खाता के अंतर्गत रखते हैं। मतलब बही खाता से आशय लेन देन की पुस्तकों में व्यवसायिक सौदों को लिखना ही क्या कहलाता है, बही खाता या बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, इतने तक बही खाता का कार्य सीमित है। उसके बाद हम लेखांकन के कार्य में प्रवेश करते हैं। बही खाता का कार्य जहां पर समाप्त होता है वहां पर लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। तो लेखांकन के कार्य में हमको जानना है कि लेखांकन का कार्य कैसे स्टार्ट होता है। तो बही खाता का कार्य जहां पर समाप्त होता है वहीं से लेखांकन का कार्य शुरू होता है। लेखांकन के कार्य में सबसे पहले हम क्या करते हैं, खातों का वर्गीकरण करते हैं। खातों को वर्गीकरण करने के पश्चात हम उसका फिर विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के पश्चात हम अंतिम परिणाम तक पहुंचते हैं। तो चलिए, इसमें बही खाता और लेखांकन में अंतर के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो बही खाता और लेखांकन में क्या क्या अंतर है, तो देखिए, क्षेत्र, बही खाता का क्षेत्र, अंतर का आधार यहाँ पर दिया हुआ है, बही खाता और लेखांकन। तो अंतर का आधार से हम समझते हैं कि क्षेत्र, तो बही खाता का जो क्षेत्र है वो सीमित है, क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल सौदों को लेखा करने संबंधी कार्यों को ही शामिल किया जाता है, इसलिए इसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। जबकि लेखांकन का क्षेत्र जो है व्यापक है, क्योंकि इसके अंतर्गत बही खाते द्वारा प्रदत्त सूचनाओं, प्रदत्त सूचना मतलब बही खाता में जो जानकारी हमने डाली है उस डाली गई जानकारी के माध्यम से हम जो है उन सूचनाओं का क्या करते हैं, जांच करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और परिणामों को प्राप्त करने संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, निर्भरता, तो बही खाता जो है अपने आप में स्वतंत्र है, वो निर्भर नहीं है किसी के पास, उसमें केवल प्रारंभिक सौदों की एंट्री किए जाता है। तो इसलिए बही खाता का कार्य स्वतंत्र है, यह लेखांकन पर निर्भर नहीं करता। जबकि लेखांकन का कार्य जो है बही खाते के कार्य पर निर्भर होता है। क्यों होता है, क्योंकि बही खाता में एंट्री के जो भी डाटा हमने लिखा है उस लिखे गए डाटा के आधार पर, उस लिखे गए सूचना के आधार पर हम लेखांकन का कार्य प्रारंभ करते हैं। इसलिए जो है लेखांकन जो है बही खाते के कार्य पर निर्भर करता है।
फिर है यंत्रों का प्रयोग। तो यंत्रों के प्रयोग से हमको जानना है कि बही खाते में का कार्य जो है यंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। बही खाते का कार्य यंत्रों के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि लेखांकन कार्य यंत्रों की सहायता से नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान में लेखांकन का कार्य भी हम यंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर शब्द आते हैं कि यंत्र। यंत्रों से हमारा तात्पर्य यह है कि यंत्र में आएगा आपका टाइपिंग मशीन हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि की सहायता से भी हम बही खाते का कार्य कर सकते हैं। लेखांकन का कार्य भी वर्तमान में कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। बड़े बड़े व्यापारिक उद्योगों में, व्यापारिक जगहों पर जो है कंप्यूटर के माध्यम से लेखांकन का कार्य किया जा रहा है। तो फिर ज्ञान व योग्यता अंतर, दूसरा फिर चौथा अंतर है ज्ञान व योग्यता। तो बही खाते के कार्य के लिए विशेष योग्यता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कोई भी व्यक्ति बही खाते में लिखने का काम कर सकता है, लेकिन लेखांकन का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिनसे इस कार्य को करने की योग्यता व प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। तो आपको जो है लेखांकन का कार्य करना है तो उसमें विशेष योग्यता होना चाहिए आपके में और प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, तब जाकर के आप लेखांकन का कार्य कर सकते हैं। वैसे कॉमर्स का ही व्यक्ति, कॉमर्स पढ़ा हुआ व्यक्ति ही इस कार्य को भली भांति पूरी निपुणता के साथ कर पाता है, और दूसरे अन्य सब्जेक्ट वाले इस कार्य को नहीं कर सकते उतने अच्छे से, जितना अच्छे से व्यक्ति कर सकता है। जांच, तो बही खाते में शुद्धता की जांच करने का कार्य नहीं किया जाता। इसमें बही खाते में शुद्धता की जांच नहीं करते, लेकिन लेखांकन में शुद्धता की जांच की जाती है। तो लेखांकन में बही खाते की शुद्धता की जांच हम क्या बनाकर करते हैं? तलपट बनाकर। तलपट क्या है इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये खाता बही के शेषों की सूची है। तलपट क्या है? खाता बही के शेषों की सूची है, जिसके आधार पर हम उसके गणितीय शुद्धता की जांच करते हैं। आगे तलपट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। समाप्ति, बही खाते का कार्य सौदों का प्रारंभिक लेखा करने के बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बही खाते में केवल एंट्री कर दिए उतने तक है उसमें काम करना होता है, उसके बाद उसका कोई कार्य नहीं होता। जबकि लेखांकन का कार्य प्राप्त परिणामों की व्याख्या करने के पश्चात समाप्त हो जाता है। तो जो भी लेखांकन का कार्य है वो विस्तृत है, क्योंकि बही खाते के कार्य के बाद जो है लेखांकन का कार्य शुरू होता है और हमको अंतिम में परिणाम की व्याख्या करने तक जारी रहता है। फिर लेखा करने का समय, तो बही खाते में जो लेखा जो है प्रतिदिन करते हैं हम तिथिवार मतलब दिनांकवार, जो भी दिनांक है उसके हिसाब से प्रति दिनांक में जैसे रोज का एंट्री इसमें किया जाता है। जबकि अंतिम खाते बनाते समय जो है, जबकि बही का लेखांकन का कार्य जो है अंतिम खाते बनाते समय किया जाता है। कला एवं विज्ञान, तो बही खाता जो है रखना कला है, जबकि लेखांकन का कार्य विज्ञान है। कला क्यों है? तो किसी भी चीज को सर्वोत्तम ढंग से, किसी भी कार्य को सर्वोत्तम रीति से करना ही कला कहलाता है। तो हम बही खाते में अपने दैनिक व्यवसायिक सौदों को सर्वोत्तम ढंग से लिखते हैं, इसलिए यह कला है। लेखांकन का कार्य विज्ञान ज्ञान जहाँ पर है, लेखांकन में विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए लेखांकन का कार्य क्या है? विज्ञान है। इसके बारे में, कला और विज्ञान के बारे में और आगे चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए उद्देश्य, बही खाता का उद्देश्य शब्दों का व्यवस्थित लेखा करना होता है, जबकि लेखांकन का उद्देश्य होता है बही खाते में किए गए व्यवहारों का विश्लेषण करना होता है। ठीक है, तो इतने में आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद आपने जो है पढ़ लिया है बही खाता और लेखांकन में अंतर क्या क्या है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं लेखांकन के उद्देश्य। बांटा गया है लेखांकन का मुख्य उद्देश्य और लेखांकन के सामान्य उद्देश्य जानते हैं। देखिए ये है यहाँ पर लेखांकन के एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पर लिखा है लेखांकन के मुख्य उद्देश्य। तो पहला जो उद्देश्य होता है लेखांकन का वह होता है व्यवहारों का स्थायी रूप से लेखा कर रखना। व्यवहारों का क्या होता है? स्थायी रूप से लेखा रखना। दूसरा जो उद्देश्य होता है व्यापार के परिणामों को प्राप्त करना। आपको केवल टॉपिक को पढ़ना है, उसके अंदर की चीजों को, और यहाँ पर टॉपिक में बताते जा रहा हूँ इसमें क्या
लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहारों का स्थायी रूप से लेखा रखना। दूसरा होता है व्यापार के परिणामों को प्राप्त करना। जो भी व्यापार में परिणाम है उन परिणामों को हमको प्राप्त करना है, लाभ है, हानि है, इसकी जानकारी हमको लेखांकन के माध्यम से प्राप्त होती है। तो व्यापार के परिणामों को प्राप्त करना, फिर है उसके बाद व्यापार के आर्थिक स्थिति से अवगत कराना, व्यापार के आर्थिक स्थिति से अवगत कराना, फिर है कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। कानूनी आवश्यकता का मतलब होता है व्यापार में व्यापार को प्रारंभ करने से लेकर व्यापार को संचालन के लिए कुछ कानूनी औपचारिकताएं होती है जिनको पूरा करना होता है। जैसे व्यापार का पंजीयन कराना पड़ता है, व्यापार से संबंधित कई जानकारियां जो है सरकार को देनी पड़ती है, हमको उनसे जो है उन सूचना को देना पड़ता है, पंजीयन करवाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कानूनी आवश्यकता बहुत सारी होती है जिनको हमको पूरा करना आवश्यक होता है। तो ये लेखांकन के माध्यम से होता है। फिर भावी योजना हेतु तो आंकड़े उपलब्ध कराना। तो देखिए, व्यापार का स्थायी रूप से लेखा रखना, परिणामों को प्राप्त करना, याद करते जाइए, व्यापार का स्थायी रूप से लेखा रखना, परिणामों को प्राप्त करना, आर्थिक स्थिति से अवगत कराना, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना, भावी योजना हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना। इन पांचों पॉइंट को आप याद कर लेना और इसके अंदर की चीजों को आप विस्तार से एक बार पढ़ लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं लेखांकन के सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आप इसको घर में पढ़ सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या क्या, लेखांकन से हमको हमारा क्या क्या उद्देश्य है। जैसे क्रय विक्रय तथा शेष माल की जानकारी हमको किससे मिलेगी, तो लेखांकन से मिलेगी। क्रय विक्रय मतलब कितना क्रय हुआ है, कितना विक्रय हुआ है तथा कितना माल बचा हुआ है हमारे पास, इसकी जानकारी हमको लेखांकन से प्राप्त होती है। लेनदारों और देनदारों की स्थिति से अवगत कराना। तो लेनदार और देनदार पिछले लेनदार कौन है, तो इनको थोड़ा संक्षेप में आप समझ लीजिए कि लेनदार वह व्यक्ति होता है जो पैसा किसी दूसरे से लेता है। जैसे एक व्यापारी है और एक ग्राहक है। तो व्यापारी अगर ग्राहक को उधार माल बेचता है, तो उधार माल बेचता है तो ग्राहक क्या करता है, उसको पैसा को कुछ समय बाद होगा वापस ला करके देता है व्यापारी को। तो व्यापारी क्या हो गया, लेनदार हो गया, क्योंकि वो पैसा ले रहा है इसलिए वह लेनदार हो गया, और ग्राहक है वो क्या होगा, देनदार होगा। तो देनदार कस्टमर हो गया और लेनदार कौन हो गया, बिजनेसमैन हो गया। ठीक है। उसके बाद छल कपट पर नियंत्रण करना। तो छल कपट पर नियंत्रण मतलब दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के लेन देन होते हैं, उसमें क्या होता है, जो भी व्यवहार हो रहा है उसका अच्छे ढंग से लेखा करने से क्या होता है, और उनकी जांच करने से किसी प्रकार के छल कपट की आशंका नहीं होती। फिर उसके बाद चलते हैं व्ययों पर नियंत्रण करना। व्ययों पर नियंत्रण करना का मतलब होता है जो भी अनेक प्रकार के व्यय होते हैं उन व्ययों को हम क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित कैसे करना है, छोटे छोटे व्यय ऐसे होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए फिर भी व्यय हो जाता है। तो इन छोटे छोटे व्यय को क्या करते हैं, हम अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। करों का अनुमान लगाना। तो करों का अनुमान लगाना तो देखिए क्या होता है, विभिन्न प्रकार के टैक्स जो है व्यापार के माध्यम से देना पड़ता है सरकार को। तो ऐसे व्यापारी जो है करों की भुगतान की राशि का अनुमान लगाने के लिए जो है व्यवहारों का लेखा रखना आवश्यक होता है। इसलिए जो है करों का अनुमान लगाने में लेखांकन की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर है लाभ हानि के कारणों को ज्ञात करना। तो लाभ हानि के कारणों को ज्ञात करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, लेखा रखना आवश्यक है, क्योंकि लेखांकन के माध्यम से ही हम व्यापार के लाभ हुआ या हानि हुआ उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सही से मूल्यांकन करना। व्यापार का सही मूल्यांकन मतलब होता है व्यापार की स्थिति क्या है, वहां पर उसमें संपत्ति और दायित्व कितने कितने हैं इसकी जानकारी, आप हमारा पूंजी कितना है और व्यापार में कितने कुल दायित्व की मूल्यांकन हम जो है लेखांकन के माध्यम से करते हैं। इसलिए जो है लेखांकन का यह सामान्य उद्देश्य हो गया। अब हम करते हैं लेखांकन के कार्य। तो लेखांकन के कार्य में देखिए लेखांकन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्ण और नियमित लेखे रखना। देखिए इसको विस्तार से चर्चा ना करके कुछ संक्षेप में चर्चा करते हैं। तो पूर्ण और नियमित लेखे रखना। तो जैसा कि आपको पता है कि लेखांकन के अंतर्गत हम जो है बही खाता और लेखांकन दोनों का कार्य करते हैं। तो लेखांकन में क्या करते हैं, हम जो भी लेन देन हुए रहते हैं, लेखांकन का प्रमुख कार्य व्यावसायिक लेन देनों को पूर्ण और नियमों के अनुसार लेखे रखना, उनकी
और वित्तीय विवरण अर्थात लाभ हानि का विवरण और स्थिति विवरण तैयार करना। तो आप समझ सकते हैं कि जो बही खाते में लेखे के आधार पर क्या करते हैं, उनका खाता बही में हम खतौनी करते हैं। खतौनी करने के पश्चात खाता बही में लिखने को ही हम खतौनी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि खाता बही में जो भी लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वित्तीय विवरण अर्थात लाभ हानि विवरण लाभ हानि का विवरण और स्थिति विवरण तैयार। स्थिति विवरण का मतलब होता है चिट्ठा बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। तो लेखांकन के कार्य में विभिन्न पक्षकार होते हैं जिनको वित्तीय सूचना जो है प्रदान करना होता है। जैसे लेखांकन का दूसरा प्रमुख कार्य होता है व्यवसाय के हित में रखने वाले पक्षकारों को शुद्ध लाभ या हानि, संपत्तियों, दायित्वों आदि के विषय में सूचना प्रदान करना होता है। इसलिए जो है हम जो है लेखांकन के माध्यम से इन सूचना को जो है प्रदान कर सकते हैं उन पक्षकारों को। तीसरा, व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना। व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा तो लेखांकन का एक अन्य कार्य विभिन्न संपत्तियों जैसे रोकड़ हो गया, बैंक शेष हो गया, स्टॉक हो गया, देनदार हो गया आदि के उचित लेखे रखना। इससे प्रबंधक को इन पर पर्याप्त नियंत्रण रखने में सहायता प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और मिल गया है। लेखांकन का एक अन्य कार्य विभिन्न संपत्तियों जैसे रोकड़ मतलब आपके पास जो भी कैश है, मतलब होता है नगद, तो ये इसको रोकड़ बोलते हैं। बैंक से मतलब आपके बैंक में जो भी अमाउंट राशि है, जो भी बैलेंस है बैंक के खाते में, उसको बोलते हैं बैंक शेष। फिर स्टॉक का मतलब होता है आपके पास स्कंद मतलब आपके पास कितना माल बचा है, उसको बोलते हैं स्कंद। तो आपके पास माल कितना बचा है वो हो गया स्कंद हो गया। फिर देनदार हो गया। देनदार को आप जान रहे हैं कि जिनसे हमको पैसा लेना है वो हमारे क्या होंगे, देनदार होंगे। हम अगर व्यापारी है तो हम उधार में किसी को माल बेचे हैं तो उनसे हमको पैसा प्राप्त होगा, इसलिए वो हमारे देनदार हो गए। हम जो है उनके लेनदार हो गए, वे हमको क्या बोलेंगे, वो हमारे लेनदार है बोलेंगे। ठीक है। तो आदि की उचित लेखे रखना है। इससे प्रबंधक को इन पर पर्याप्त नियंत्रण रखने में सहायता प्राप्त होती है। चौथा है प्रबंधक को सहायता प्रदान करना। सही समय पर सूचना प्रदान द्वारा लेखांकन प्रबंधकों को उनके नियोजन, नियंत्रण और निर्णय करने के कार्य में सहायता प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर भी विस्तार से इसको पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, सही समय पर सूचना प्रदान द्वारा लेखांकन प्रबंधक मतलब मैनेजर होता है को उनके नियोजन मतलब होता है प्लानिंग जो करते हैं हम, नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना, निर्णय मतलब डिसीजन लेना करने के कार्य में सहायता प्रदान करता है। तो ये जो प्रबंध को सहायता कौन करता है, तो लेखांकन के माध्यम से हम प्रबंधक को क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। लेखांकन के माध्यम से प्रबंधक भी क्या करता है, अपना प्लानिंग करता है, ऐसे कंट्रोल का जानता है, किस प्रकार निर्णय लेना है, किन परिस्थितियों में, वो सारी चीजें इसके लेखांकन के माध्यम से समझ पाता है। फिर उसके बाद है ट्रस्टी का कार्य। तो कंपनी की दशा में प्रबंध पर कंपनी के साधनों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी होती है। वह कंपनी के कोषों पर ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और लेखांकन उन्हें कंपनी के साधनों पर नियंत्रण रखने के कार्य में सहायता देता है। तो आप ट्रस्टी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं कंपनी की दशा में। उसके बाद वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो जो भी विभिन्न प्रकार के वैधानिक आवश्यकता है, देखिए क्या है, तो विभिन्न कानूनों जैसे कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम आदि के प्रावधानों के अंतर्गत एक व्यावसायिक फर्म को विभिन्न विवरण प्रदान करने होते हैं। वार्षिक खाते, आयकर और जीएसटी रिटर्न आदि। यदि वस्तु और सेवाओं जीएसटी में सभी करों जैसे सीमा शुल्क और पाँच शुल्क का बिक्री कर, मूल्य वृद्धि कर, सेवा कर आदि को एक ही कर में सम्मिलित कर दिया गया है, जिसे जीएसटी कहते हैं। अभी क्या है, वर्तमान में सरकार ने जो है वन नेशन वन टैक्स का फार्मूला लागू किया है, जिसमें जो है जीएसटी को जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको लागू किया है, जिसके अंतर्गत जो है जीएसटी का भुगतान क्रय के समय और उसकी वसूली विक्रय के समय की जाती है। ठीक है। उसके बाद ये जो है वैधानिक आवश्यकताएं, इनको पूरा करने के लिए लेखांकन
का होना आवश्यक है। फिर उसके बाद है दायित्व निर्धारण। तो दायित्व निर्धारण में क्या होता है, तो लेखांकन के एक अन्य कार्य संस्था के प्रत्येक विभाग की लाभप्रदता निर्धारण करना भी है। इससे प्रत्येक विभाग के दायित्व का निर्धारण करने में सहायता प्राप्त होती है। तो दायित्व का भी निर्धारण फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दायित्व का निर्धारण भी हम लेखांकन के माध्यम से करते हैं। तो समझ गए लेखांकन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पूर्ण और नियमित लेखे रखना, विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना, व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान करना, फिर प्रबंधक को सहायता प्रदान करना, ट्रस्टी का कार्य करना, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, और दायित्व निर्धारण में भी प्रबंध क्या करता है, प्रबंध क्या बोलते हैं, लेखांकन का जो कार्य है। उसके बाद लेखांकन इसमें लेखांकन से किनको लाभ होता है। तो पहला तो व्यापारियों को लाभ होगा, दूसरा होगा कर्मचारियों को लाभ होगा, फिर विनियोजकों को लाभ। विनियोजक मतलब जो व्यापार में पैसा लगाते हैं उनको बोलते हैं विनियोजक, इन्वेस्टर इंग्लिश में। तो विनियोजकों को लाभ होता है और सरकार को लाभ होता है। लेखांकन से किसको लाभ होगा, सरकार को, और पांचवा जो है उपभोक्ता को लाभ होता है। इन पॉइंट के हिसाब से इनको पढ़ते हैं। व्यापारियों को क्या लाभ होता है, तो पहला भूल से बचाव करने में सहायक। जो भी अगर व्यवहार है उस अगर लिखने से छूट गया है तो लेखांकन के माध्यम से हम क्या करते हैं, उन व्यवहारों को लिख लिए रहते हैं और भूल से क्या होता है, बचाव करने में सहायक होता है। फिर है महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति। जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो लेखांकन के माध्यम से प्राप्त होती है। लाभ हानि का ज्ञान भी लेखांकन के माध्यम से होता है। कितना लाभ है, कितना हानि है, पूरी जानकारी लेखांकन के माध्यम से। फिर करों के निर्धारण में सहायक। तो कर कितना हमको पेमेंट करना है, कर कितना देना है, आयकर, बिक्री कर, ये सारे निर्धारण लेखांकन के सहायता से करते हैं। ऋण लेने में भी सुविधा होती है। तो प्रत्येक ऋणदाता जो है ऋण देने के पूर्व व्यापारी की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके पश्चात जो है वह संतुष्ट हो जाता है तब ऋण देना स्वीकार करता है। इसलिए लेखांकन की आवश्यकता होती है और लेखांकन जो है इसमें सहायक होता है। फिर उसके बाद हम मतभेद दूर करने में सहायक होता है। न्यायालय में प्रमाण के रूप में होता है। न्यायालय में प्रमाण मतलब यदि कोई केस मुकदमा चल रहा है उस स्थिति में जो है आपने अगर हिसाब किताब की बहियों में विधिवत रूप से लिखा हुआ है तो वह न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मतलब सबूत के रूप में आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है व्यापार के मूल्यांकन में सुविधा। तो व्यापार का जो भी मूल्यांकन होगा उससे जो है आपको जानकारी मिल जाती है। नियमित और उपयुक्त प्रणाली पर आधारित लेखों की सहायता से आवश्यकता पड़ने पर व्यापारी अपने व्यापार का सही मूल्यांकन कर सकता है। तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होता है। अपने व्यापार का विगत वर्ष में कितना लाभ हानि हुआ था और इस वर्ष कितना लाभ हानि हुआ, या कोई भी चीजों का तुलना करना है तो उसकी जानकारी वह तुलना करके प्राप्त कर सकता है। फिर कर्मचारियों पर वर्ग पर नियंत्रण करने में भी सहायक होता है। कर्मचारी जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे इत्यादि का पता लगाया जा सकता है और उन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। साझेदारी सहायक। तो जो भी साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी यह लेखांकन से मदद मिलती है हमको। और फिर ख्याति के मूल्यांकन में सहायक। ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट साझेदारी है। साझेदारी मतलब मिलजुल कर व्यवसाय करना। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, साझेदारी क्या होती है। साझेदारी मतलब मिलजुल कर व्यवसाय करना। न्यूनतम 2 व्यक्ति होते हैं और अधिकतम 10 या 20 हो सकते हैं। बैंकिंग में 10 और सामान्य साझेदारी में 20 व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार जो है साझेदारी में भी मतलब एक साथ मिल करके जो बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, उसको बोलते हैं साझेदारी। ठीक है। ख्याति के मूल्यांकन में सहायक का मतलब होता है ख्याति क्या है, तो इसको हमको जानना है। ख्याति मतलब अगर कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, वो बहुत पुराने समय से कर रहा है और ये उसी प्रकार का बिजनेस अगर उसके बगल में कोई नया व्यक्ति शुरू करता है तो आप देखेंगे कि पुराने व्यक्ति जो बिजनेस पहले से जो करते आ रहा है उसका बिजनेस उस नए वाले व्यक्ति के दुकान की अपेक्षा अधिक चलता है, मतलब अधिक विक्रय होता है। इसके जो नया जो दुकानदार है उसका जो विक्रय है वो कम होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका जो क्या बोलना चाहिए प्रसिद्धि है उसके हिसाब से जो है उसको उसका विक्रय बढ़ा हुआ है। तो ये चीजें प्रसिद्धि को ही ख्याति बोलते हैं। किसी भी दुकान की प्रसिद्धि ही उसकी ख्याति है। मतलब आप समझ सकते हैं
कि कोई दुकान अगर जितना पुराना होता है उसकी ख्याति उतनी अधिक होती है, उसके पास कस्टमर अधिक हो जाते हैं, उसके पास कस्टमर विश्वास करते हैं। तो यही है कि ख्याति में वृद्धि कैसे होती है। तो ख्याति में वृद्धि जो है व्यापारी के ईमानदारी के कारण, उसकी कुशलता के कारण और व्यवहार कुशलता के कारण, और वो सही समय पर सही चीज सही दाम पर वस्तुओं को उपलब्ध कराता है, इस वजह से उसकी ख्याति में वृद्धि होती है। तो यह जो है जितने व्यवसाय जितना पुराना होते जाता है उसकी ख्याति में वृद्धि होती जाती है, और जो नया व्यवसाय है उसकी तुलना में अगर पुराना व्यवसाय में सेम उसी प्रकार के व्यवसाय में अगर उसकी बिक्री में वृद्धि हो रही है, वो जो अंतर की राशि है वही ख्याति कहलाती है। इसको हम ख्याति के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आपको बस जानना है ख्याति मतलब एक प्रसिद्धि है, जो प्रसिद्धि की वजह से किसी व्यवसाय को दूसरे व्यवसाय से अलग करता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कर्मचारियों को लाभ। तो कर्मचारियों को लाभ में आप समझ सकते हैं पारिश्रमिक संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक, पारिश्रमिक संबंधी जो भी समस्याएं होती है उसको दूर करने में जो है लेखांकन की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर है कार्य क्षमता के मूल्यांकन में सहायक। तो लेखों के आधार पर कार्य क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसे कर्मचारी जो अपने कार्य के प्रति सजग हैं उन्हें पुरस्कृत कर उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। फिर है विनियोजकों को लाभ। तो विनियोजकों को लाभ के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि मतभेदों को दूर करने में मतलब होता है इन्वेस्टर, जो पैसा लगाने वाले व्यवसाय में। तो लेखों के आधार पर विनियोजकों या किसी लेनदार से हुए मतभेद को दूर किया जा सकता है। और मतभेद रहना मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा हो गया है या मनमुटाव हो गया उसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने में सहायक। तो प्रत्येक विनियोजक अपने धन को विनियोजित करने के पूर्व अनेक प्रकार की व्यापारिक सूचनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है। विनियोजकों की इस आवश्यकताओं को व्यापार में रखे गए हिसाब से संतुष्ट किया जा सकता है। तो आपने यहाँ पर समझा कि विनियोजक जो है धन को विनियोजित करने मतलब धन को किसी भी व्यवसाय में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत पूछताछ करते हैं, उसके पश्चात ही अपना धन को विनियोजित करते हैं। फिर ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सरकार को लाभ। सरकार को क्या क्या लाभ होता है। तो वित्तीय सहायता में सहायक होता है, आर्थिक प्रगति के मूल्यांकन में सहायक और करारोपण में सहायक। तो वित्तीय सहायता में सहायक मतलब कि हिसाब किताब की पुस्तकों का अवलोकन कर सरकार किसी व्यापारी को सरलता से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकती है। इसलिए जो है हमको लेखांकन जो है महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आर्थिक प्रगति के मूल्यांकन में सहायक, व्यापारिक संस्थानों द्वारा रखे गए लेखों के आधार पर देश की व्यापारिक और औद्योगिक प्रगति का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। फिर करारोपण में सहायक। तो सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगाती है, जैसे आय कर हो गया, बिक्री कर हो गया, जीएसटी हो गया आदि के द्वारा क्या होता है इन करों के निर्धारण व इनकी वसूली में जो है किए गए लेखे बड़े सहायक होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको समझना है। चौथा है लाइसेंस प्रदान करने में सहायक। तो उचित रीति से रखे गए हिसाब की जांच कर सरकार व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के कार्यों के हेतु क्या करती है, लाइसेंस प्रदान करती है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, वहाँ पर भी लेखांकन के द्वारा जो है हम हिसाब किताब के अच्छे से रख सकते हैं और उसके माध्यम से हम क्या है लाइसेंस प्रदान करने में सहायता मिलती है। व्यावसायिक कानूनों के संशोधन में सहायक। तो समय समय पर व्यावसायिक कानूनों में संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। में व्यापारिक संस्थानों द्वारा संशोधन हेतु सहायक सिद्ध होते हैं। फिर है पांचवा उपभोक्ताओं को लाभ। तो विभिन्न वस्तुओं के बिक्री मूल्य को निर्धारित करते समय वस्तुओं की वास्तविक लागत का ज्ञान आवश्यक है। वस्तुओं की वास्तविक लागत उचित एवं पूर्ण लेखों से ही प्राप्त की जा सकती है। यही सही लागत के ज्ञान से उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति संभव होती है तथा उपभोक्ता बचत प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए उपभोक्ता मतलब ग्राहक, आपको समझना है उपभोक्ता मतलब ग्राहक। ठीक है, तो इससे क्या होता है वास्तविक लागत का ज्ञान होता है और वास्तविक लागत के कारण ही उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तु और सेवाओं का जो है पूर्ति संभव होती है। इसलिए उपभोक्ता की इससे क्या होती है बचत होती है। तो ये आपने देख लिया लेखांकन के लाभ। ये लेखांकन के लाभ में किनको किनको हो गया, व्यापारियों को हो गया, कर्मचारियों को, विनियोजकों को, उपभोक्ताओं को। आपको इसको याद कर लेना। ठीक है, उसके पश्चात हम
आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेखांकन की सीमाएं को आप पढ़ लेना, क्या क्या सीमाएं हैं। सीमाएं मतलब उसके दोष, क्या क्या दोष हैं। फिर उसके पश्चात हम लेखांकन एक सूचना, ये सूचना स्तर आपको पढ़ना है। लेखांकन के प्रकार या शाखाएं, तो यहाँ पर देखिए लेखांकन के प्रकार में वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, कर लेखांकन, सामाजिक दायित्व लेखांकन। तो देखिए ये सारे जो सब्जेक्ट है आपको आगे चल करके पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज में इसको पढ़ना है। वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, कर लेखांकन, ये सारे चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद आप इसको घर में एक बार ध्यान कीजिए, कहीं पर दिक्कत होती है तो मुझे फिर उसके बाद मैं इन पर जो है अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिर उसके बाद आधारभूत लेखांकन शब्द, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आधारभूत लेखांकन शब्दों को जानना हमको बहुत आवश्यक है। देखो लेखांकन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अपना एक विशेष अर्थ है। इन शब्दों के अर्थ को आत्मसात किए बिना विषय का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। व्यवसायिक लेनदेन, तो व्यवसायिक लेनदेन क्या होता है, मैंने बताया हुआ है कि दो पक्षों के होने वाले आदान प्रदान को लेन देन या सौदा कहते हैं। समझ जाइए, दो पक्ष मतलब एक क्रेता और एक विक्रेता। क्रेता क्या करता है, कस्टमर क्या करता है, पैसे दे करके सामान लेता है या सेवा लेता है, ठीक है। तो दो पक्षों के बीच होने वाला जो आदान प्रदान व्यवहार है, लेन देन है, उसी को हम क्या कहते हैं, सौदा कहते हैं। लेन देन है उसी को हम व्यापारिक घटना कहते हैं। व्यापारिक सौदे के कई रूप हो सकते हैं, जैसे व्यय का भुगतान करना, बैंक में रुपया जमा करना, बैंक से रुपया निकालना आदि। व्यवहार नगद अथवा उधार हो सकता है। ऐसे व्यवहार जिसमें मुद्रा का नगद अथवा बैंक के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है, तब उस नगद व्यवहार आपको समझना है। दो चीजों को याद, नकदी मतलब जहाँ पैसे देकर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो नकदी हो गया, या पैसे देकर के आप कोई लेन देन कर रहे हैं मतलब वो नकदी हो गया। जहाँ पर पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है वह क्या हो गया, उधार व्यवहार हो गया, ठीक है। तो ऐसा व्यवहार जिसमें मुद्रा का आदान प्रदान तत्काल नहीं किया जाता और बाद किया जाता है तो उसे उधार या साख व्यवहार कहा जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं पूंजी में। तो पूंजी व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया नगद धन, माल या संपत्ति को पूंजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि धन का भाग पूंजी कहा जाता है, जो पुनः धन प्राप्त करने के लिए उद्योग व्यापार में विनियोजित किया जाता है। व्यापार एवं उद्योग के समस्त साधनों को जुटाने में पूंजी की भूमिका मुख्य होती है। अब हमको समझना है कि पूंजी क्या है। देखिए तो पूंजी क्या है, तो हमने व्यापार में जो भी चीजें हम लगाते हैं शुरुआत में और बाद में भी, ठीक है। जैसे हमने धन लगाया कुछ सामान खरीदने के लिए, कोई माल लेकर के आए, वो सारा जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी माल ला करके लगाते हैं व्यवसाय में, वो सारा क्या कहलाता है, हमारा पूंजी कहलाता है, ठीक है। लेखांकन की दृष्टि से व्यापार एवं व्यापारी दोनों का अस्तित्व पृथक होता है। यही कारण है कि व्यापारी व्यापार का प्रथम लेनदार बन जाता है और व्यापार की कुल संपत्तियों के योग से बाहरी दायित्वों के योग को हटा देने के बाद से संपत्तियों का योग ही पूंजी है। देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यापारी जो है व्यापार पैसा लगाता है, इसलिए व्यापारी भी व्यापार करता हो जाता है। इसके बारे में हम जब जनरल एंट्री करेंगे तो उसमें मैं आपको इसके विस्तार से बताऊंगा कि कैसे वो व्यापार और व्यापारी अलग अलग होते हैं व्यापार से, ठीक है। उसके बाद देखिए आहरण के बारे में चर्चा हम कल करते हैं, कल के वीडियो में करेंगे। आज बस इतना तक। और आप जो है जितने भी मैंने आपको बताया उन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कल से हम आहरण और दायित्व इन चीज़ों के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपने अगर मेरा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिए, वो वहाँ से मैंने शुरुआत किया हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 से, वहाँ से देखते हुए आप पार्ट 3 में आएंगे, आपको पूरी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। आपको कॉमर्स के लेखांकन के बारे में थोड़ा सा शुरू हो जाएगा और इसके बाद हम चलेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो इसमें आपको घबराने की
जरूरत नहीं है। लेखांकन जो सब्जेक्ट है बहुत ही सरल है। कॉमर्स का जो विषय है आपको मुख्य रूप से लेखा शास्त्र और अर्थशास्त्र और व्यवसायिक अध्ययन, 3 चीजों को पढ़ना है। 2 चीजें थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। लेखा शास्त्र तो लेखा शास्त्र प्रैक्टिकल है, इसमें भी विशेष कुछ नहीं है, एकदम सरल है, बहुत आसान है। इसको पढ़ना बनाना भी एकदम आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको केवल ध्यान देनी है, ध्यान देकर आप बहुत अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। उसके पश्चात हम अगर कोई भी वीडियो बना करके आज डालते हैं वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब में पहुंच जाएगा और आप जो है हमारे कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बने रहिए एपी स्टडी के साथ। धन्यवाद।